नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के भाजपा का बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली आए। इसके पहले वो अमित शाह जी से मिले। बात क्या है, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या मीटिंग में बात हुई होगी, ये सब लोग सोचना चाह रहे हैं। लेकिन एक अंदर की जो खबर आई है वो ये है कि केंद्र सरकार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के बाद केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी और वो बड़ा कदम राष्ट्रपति शासन है। इसकी मांग पूर्व राजनयिकों ने की थी, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, महिला वकीलों ने मांग उठाई थी, देश के सीजेआई को पत्र लिखा, एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय की तरफ से गया था जिसमें महिला वकील थी और कई और ऐसे लोग थे, अधिकारी थे। उन्होंने भी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी यही कहा गया कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वो जितनी हिंसा हो रही है उसमें इन्वॉल्व हैं और नक्सली उसमें इन्वॉल्व हैं। टीएमसी का केवल तमगा पहने हुए हैं, असल में वो नक्सली हैं और इसलिए टारगेट करके वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और ऐसे में पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए। सबकी एक ही राय है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन मैं लोगों से कई बार बात करता हूं, भाई राष्ट्रपति शासन लगा तो दें, उसके बाद क्या होगा? क्या ये जो गुंडे हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, ये शांत बैठ जाएंगे? क्या ये एकदम डर जाएंगे कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो भाई डर जाओ, अब हिंसा नहीं करो? नहीं, क्योंकि पुलिस तो यही रहेगी जो अब है। और इसलिए पुलिस का क्या इलाज है? तो पुलिस में भी हर अधिकारी ऐसा नहीं है कि वो गुंडागर्दी पे कंप्लेंट नहीं करना चाहता, रिपोर्ट नहीं करना चाहता, कार्रवाई नहीं करना चाहता, गुंडों को पकड़ना नहीं चाहता। ज़्यादातर पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमको हिंसा में कार्रवाई करनी ही चाहिए और हम करने को तैयार हैं। लेकिन जो सरकार है इस समय, ममता बनर्जी है, उसके जो लोग हैं वो हमें वो कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता है, ये हमारे आदमी है, इनको छोड़ दो, इसको क्यों पकड़ा, इसके खिलाफ एफआईआर क्यों हुई। और इसलिए कई बार लोकल विधायकों से और हमें सांसदों से पूछना पड़ता है, या तो फ़ोन आ जाता है और इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमानदार अफसर और जो न डरते हैं न झुकते हैं, ऐसे अफसर भी पश्चिम बंगाल की पुलिस में हैं। अब उनको ये आश्वासन अगर मिले कि भाई उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और कल को कुछ भी हो वो परेशानी में नहीं फंसेंगे। और इस सब के लिए बाकायदा शुवेंदु अधिकारी को गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर यही समझाया है कि आप ऐसे लोगों से संपर्क करिए और ऐसे लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको भी समझाना है कि आप गुंडागर्दी जिसके कहने पे कर रहे हो, वो ममता बनर्जी रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाना चाहती है, आपका हित इसमें नहीं है। आप किसको मार रहे हो? बाहरी बाहरी बोलते थे, ये चुनाव की बात थी उस टाइम तो ठीक है, आपने मोदी जी को बाहरी कहा, अमित शाह को बाहरी कहा, चुनाव प्रचार में जो बीजेपी लीडर गए थे उनको आपने बाहरी कहा, लेकिन आज जो घुसपैठिए और रोहिंग्या बांग्लादेश में लोगों को मार रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो पश्चिम बंगाल के ही अपने लोग हैं, वहीं जन्मे, वहीं पले बड़े, बाप दादाओं से वहीं रहते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी केवल और केवल खाली बाहरी बाहरी कहकर चुनाव में वोट लेना चाहती थी। उनको अपने जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें भी हिंदुओं से लगाव नहीं था। यदि हिंदुओं से लगाव होता तो इस हिंसा को रोका जाता, बलात्कारों को रोका जाता और पुलिस को आदेश होता, भाई आप एक आध किसी को छुड़वा लो, कोई आपका खास कार्यकर्ता है। लेकिन ऐसा कैसी पार्टी हो गई कि बलात्कारियों को आप कार्रवाई नहीं होने दे रहे हो? आप आग लगाने वाले घरों में जो आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे हो? आप रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे हो? तो इससे तो ममता बनर्जी के खिलाफ ही माहौल बन रहा है और एक ये मैसेज जा रहा है कि हमें नहीं पता था इस तरह का होगा, क्योंकि इस तरह पहले नहीं हुआ कभी। इसके पहले भी 2 बार ममता बनर्जी जीत चुकी है, मुख्यमंत्री बनी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित और मारा गया हो, चुन चुन के मारा गया हो, दुकानों से सामान ना लेने दिया जा रहा हो, महिलाओं को रेप किया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। और ये पहली बार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि अब रोहिंग्याओं को लगने लगा है कि अब तो ममता बनर्जी स्थायी रूप से हो गई यहाँ, इनको कोई हटा ही नहीं सकता, भाजपा यहाँ आ ही नहीं सकती, कोई इंटरफेयर हो ही नहीं सकता, तुम्हारी गुंडागर्दी रोकने वाला कोई है ही नहीं। और जब पुलिस मिल जाए तो अपराधियों को बल मिलता है। इस सब इंतजाम के लिए ये जो शुवेंदु अधिकारी का प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिलना है,
ये सब उसके पहले की तैयारी है। क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे टीएमसी से, वो लोग वापस जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। उनके घर के आसपास 2-4 बम, जैसे फिल्मी स्टाइल होती है ना, कि हवाई फायर कर दिया और फिर डरा दिया, बोला अब की बार गोली हवा में थी, इस बार सीने पे लगेगी। लोग डर जाते हैं। तो राजनीतिक लोगों को भी डराया जा रहा है। अब उनकी रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। उनको क्या क्या राजनीतिक फायदा दिया जाए ताकि वो छोड़कर ना जाएं, इस पर भी विचार करना है। और उस सबके लिए शुवेंदु अधिकारी को ही मोदी जी और अमित शाह ने चुना है। आप इस चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े लीडर वहाँ हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से अगर मिलने के लिए किसी को बुलाया गया है तो वो शुवेंदु अधिकारी को बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का ये शीर्ष नेतृत्व ये जानता है कि ममता बनर्जी की यदि कोई काट है पश्चिम बंगाल में, जो जड़ जानता है, जो एक एक कार्यकर्ताओं को जानता है, जो उनके हर हथकंडे जानता है, वो शुवेंदु अधिकारी है। क्योंकि वो राजनीति में साथ रहे हैं और इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुवेंदु अधिकारी के ऊपर है। मुख्यमंत्री भले ही ना बन पाए हों, लेकिन विपक्ष का नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर इतना भरोसा कर रही है। और आप नतीजा देखिए, जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी कांग्रेस से गए हुए हैं, लेकिन आज उनको जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर इस बात से नाराज़ हो सकते हैं कि भाई हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हमने अपना तन मन धन दिया पार्टी को, और जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो कांग्रेस से आए हुए लोगों को दे दिया। लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो देश हित को आगे रखती है। देश हित के लिए क्या है वो करना है, मेरे हित के लिए क्या है उसको थोड़ा पीछे रखना है। और यही शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को दी जाती है। आरएसएस संघ में यही परिपाटी है, देश हित सर्वोपरि, ये शिक्षा है। और इसलिए आपको बताऊं कि जो है पश्चिम बंगाल में भी कल को राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इनडायरेक्टली राज्यपाल के पास पूरी पावर आती हैं, केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां सारा पावर उनके पास रहेगी। लेकिन उसके बावजूद ये गुंडागर्दी को कैसे रोकना है, ये सब क्या करना है, और अपने नेताओं को कैसे थाम के रखना है ताकि वो सुरक्षित रहें, अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है, इन सब के लिए कार्य योजना बनी है ये दिल्ली में बैठकर। क्योंकि इस सब पे होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे यूं मुंह उठाकर पूरे देश में लोग बोलते हैं, मैं देखता हूं वीडियो की जाती हैं, उसमें कमेंट लोग लिखते हैं राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, राष्ट्रपति शासन। भैया, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना बड़ा आसान है। अभी चुनाव के दौरान हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में पूरा जो तामझाम है, पूरा शासन, पुलिस, प्रशासन, ये चुनाव आयोग के अंडर था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पुलिस के लोग किस तरह से ममता बनर्जी की ही बातें सुन रहे थे, फेवर कर रहे थे। ये तो बात अलग है कि उस टाइम ये फेवर माहौल ऐसा बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। तो अब वो लोग, इस तरह के लोग पाला बदलते हैं। ये हमेशा होता है कि जो पार्टी जीत जाती है फिर लोग कहते हैं जी आपके ही साथ थे, हम तो गलती से चले गए थे वहाँ। कुछ स्वार्थी लोग इस तरह के होते हैं। पहले लोगों को लगा बीजेपी आने वाली है तो बीजेपी में आ गए, अब लग रहा है टीएमसी आ गई, ये तो गई तो अब उसमें आ गए। और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगेगा जब जेल में जाने का नंबर आएगा कि जो गुंडागर्दी करेगा, जो उल्टा सीधा बयानबाजी करेगा, जो गुंडों का साथ देगा, वो जेल में जाएगा। तो देखना है फिर भागेंगे, बचाओ हमें, बचाओ हमें। तब नहीं बचने वाले, क्योंकि अगर गुंडों की भाषा बोलेगा, गुंडागर्दी करने में साथ देगा, टीएमसी का कहलाएगा, और फिर वो ये सोचेगा कि मुझे मोदी जी बचाएं। ये कैसे हो सकता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशनें गई हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो जो लोग दल बदल करके, पाला बदल करके ये सोच रहे हैं, वो होना कुछ नहीं है। बीजेपी का ही इनडायरेक्टली लोग कहते हैं, डायरेक्टली तो नहीं। तो वहाँ चलनी ममता बनर्जी की नहीं है। और ममता बनर्जी और उनके कई मंत्री जिस तरह से घपले और घोटालों में फंसे हुए हैं, नारदा, शारदा, कोयला, किस तरह के घपले घोटालों में, आप देखना आज नहीं तो कल। वो कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है न्यायपालिका में, तो सब जेल में जाएंगे। और जब जेल में जाएंगे तो ममता बनर्जी अगर जेल में गई, या इनके कोई बड़े लीडर हैं जो इनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, ये जेल में गए, तो क्या आप समझते हैं कि वहां सरकार टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। और आपको बता रहा हूं, यही एक दाव है, यही एक काम है कि
ममता बनर्जी की सरकार बनने के बावजूद भी ये चलनी नहीं है। बस तब तक है जितने दिन तक सीबीआई का शिकंजा, कानून का शिकंजा इनकी गर्दन तक नहीं पहुंचता। जांच चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, और कब तक चलेगा ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। तो इसलिए ये सब होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी की ये जो लोगों की, गुंडों की गुंडागर्दी है, ये अब चलने वाली नहीं है। और इसको ममता बनर्जी या तो खुद से रोकेगी, और नहीं तो आपको बता रहा हूँ पुनर्वास भी करना पड़ेगा। जो लोग घर छोड़ के गए हैं उनका पुनर्वास करना पड़ेगा। और जिस तरह के काम चल रहे हैं वहाँ के, बार बार सरकार अभी तक रोहिंग्या का ही पक्ष लेती दिख रही है। जो हिंदू हैं वहाँ के, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके लिए, उनके हितों के लिए कुछ सरकार कर रही है, ऐसा दिखता नहीं है। और जब तक ये नहीं होने का है तब तक ममता बनर्जी को उस पद पे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता मुख्यमंत्री बने हुए, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध बात है कि आप जब तक सबका साथ, सबका विकास देश में नहीं करते, तब तक आप किसी सरकार में मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री बने हुए नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे संविधान में पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम।